जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस तरह के बहरान जब आते हैं, मुआशी बहरान जैसे कि पाकिस्तान फेस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें आम आदमी, अब मिडिल क्लास तबका, मिडिल क्लास तबका, अपर मिडिल क्लास तबका, लोअर मिडिल क्लास तबका और उससे नीचे के जो पॉपुलेशन के सेगमेंट्स हैं, उनको ये असरात ज्यादा अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जो अलीट क्लास है, जाहिर सी बात है उनकी तो इस्ताद इतनी होती है और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बल्कि आप ये कह लें कि पाकिस्तान का सिस्टम अब इस तरह का हो गया है कि अगर मुल्क मुआशी बहरान में भी हो तब भी उनकी आमदनों में या उनकी आमदनियों में इजाफा होता रहता है। तो आ जाके जो फर्क पड़ता है वो एक आम आदमी के ऊपर पड़ता है। और आम आदमी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस, बिजली की कीमतों में इजाफे के बायस और जो जरूरी शाय खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफे के बायस वो पिसता रहता है और वो इन मुआशी मसाइल को फेस करता है और उसके अंदर वो दनसता चला जाता है। अच्छा, अब देखें, मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये कह रहे हैं कि मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाए। क्योंकि ये पॉलिटिकल फैक्टर जो है, जब तक हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इकोनॉमिक फैक्टर जो उनको फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में वो बाइवेरिएट रिलेशन है। अगर आपको याद हो, मैंने एक प्रोग्राम किया था अब तक टीवी चैनल के ऊपर, और जिसमें मैंने कहा था कि अवर पॉलिटिकल लीडर्स विल हैव टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स। इसको आम लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दोनों एक दूसरे को, आप इसको बड़े आसान लफ्जों में कह सकते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उसकी वजह से मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, उस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी तक सिचुएशन उसमें बताया ये जा रहा है इस साल कि मुआशी बहरान की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती काम है उनको रोक दिया गया है। उसमें कुछ 10 वजारतें ऐसी बताई जा रही हैं कि जिनके पास बजट ना होने की वजह से उनके जो तरक्याती काम थे उनको उन्होंने स्टॉप कर दिया है। और 12 वजारतें ऐसी हैं कि जिन्होंने जुलाई से लेकर सितंबर तक जो उनका बजट था तकरीबन उसका 5% वो तरक्याती कामों के ऊपर लगा सके हैं। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि मुल्क की जो कश्ती है वो किस तरफ डगमगा रही। अभी वो स्टीव हैनिक ने कहा है कि पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं उसकी तकरीबन 60% वैल्यू जो है वो पाकिस्तान खो चुका है और डे बाय डे वो कम होती जा रही है। तो उसके ओवरऑल कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की कश्ती जो है वो डूबती जा रही है। और मेरा नहीं ख्याल, मैं उसके तजिए की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो डूबता जहाज है उसको शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है वो उसको बचाने में कामयाब रही है। मकसद उसके बात करने का ये है कि हम डे बाय डे इकोनॉमिक जो स्लम्प है या इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसके अंदर बड़ी तेजी के साथ दनसते चले जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब ये सिचुएशन होगी कि एक आपका जो मुआशी क्राइसिस की वजह से आपका बजट है उसमें पैसे नहीं है जिसके वजह से तरक्याती काम रुके हुए हैं। जब तरक्याती काम आपको पता रुकते हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, वो पैसे ना होने की वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होती है, उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो बढ़ता है आपका, क्योंकि सप्लाई आपकी कम होती जा रही है। जो डिसबैलेंस होगा डिमांड में और सप्लाई में, मगर सप्लाई कम होगी डिमांड ज्यादा होगी तो उससे इन्फ्लेशन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा उससे फिर वही एक बात जो पिछले कई वील आप इसके अंदर मैं करता आ रहा हूँ कि इकोनॉमिक मिजरी बढ़ेगी। इकोनॉमिक मिजरी बढ़ेगी तो मुआशरे के अंदर जो रेस्टलेस है वो बढ़ेगा, आपका बेचैनी जिसे कहते हैं। तो क्या ये सारी चीजें जो है वो आपको नजर नहीं आ रही? मेरे ख्याल में हर बंदे को नजर आ रही हैं। सिर्फ हम कहते हैं कि ठीक है यार आज का दिन गुजर गया तो चलो कल का दिन भी गुजर जाएगा, तो हम सीरियसली सोचते नहीं है बेसिकली हमारे प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है। तो जड़ मैं समझता हूं कि हम आवाम खुद ही हैं, क्योंकि जिस दिन हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया उस दिन के बाद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम जो हैं उनका हल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप भी अगर चाहते हैं कि हम इन मुआशी क्राइसिस से बाहर निकलें और हमारे तरक्याती कामों के ऊपर पैसा मुकम्मल तौर पर खर्च किया जाए, अच्छे तरीके से खर्च किया जाए, देन यू हैव टू फिक्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फैक्टर एज सुन एज पॉसिबल।